वैसे तो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि ज़माना अब औरतों का है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना आज महिलाएं कर रही हैं। लेकिन उनका हल क्या है? उस हल को पाने के लिए आवाज़ ख़वातीन ने एक नई पहल शुरू की है अपने नए कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है विमेन मैटर्स। आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रेशमा रहमान जी। रेशमा रहमान जी ने महिलाओं के मुद्दों को बहुत नज़दीक से देखा है, उन पर शोध किया है और अब उनके रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ ख़वातीन के मंच पे। रत्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वुमेन मैटर्स के इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। रेशमा जी, जब हम ख़वातीन के मसलों की बात करते हैं, जब हम उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? जी, सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो है एक पैट्रियार्कल माइंडसेट, यानी कि एक ऐसी सोच जो बन रखी है हमारे समाज में कि लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एक अशिक्षा बहुत बड़ा रीज़न है। और ख़ासकर क्योंकि देखिए, महिलाएं चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, वो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं। सबसे पहले तो हमें ये बहुत क्लियर करना होगा कि हम जो है ये छोड़ दें बोलना कि ये मुस्लिम महिला है, ये इसके इश्यूज़ हैं, ये हिंदू महिला है, ये इसके इश्यूज़ हैं, ये क्रिश्चियन महिला है या और भी महिलाएँ हैं दूसरे धर्म की। हमने ये तय कर लेना है कि हमने मुस्लिम महिलाओं को लेके बल्कि सारी महिलाओं को एक समान समझना है। उनके लिए रिफॉर्म की भी जो बात करनी है वो एक समान करनी है। तो अगर जब बात आती है जेंडर इक्वालिटी की, ये पॉसिबल मेरे ख्याल से जब ही होगा जब हम एक मुद्दे के साथ चलेंगे, क्योंकि पैट्रियार्की सिर्फ एक रिलीजन की विमेन का मुद्दा नहीं है, ये सभी का मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे सभी औरतों के मुद्दे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं को हम धर्म के चश्मे से ना देखें। जी, जब हम उनके मुद्दों की बात करें तो उनको धर्म के चश्मे से ना देखें, उनको सिर्फ और सिर्फ एक महिला समझें। जी, तभी उनके जो सॉल्यूशंस होंगे, जो उनके हल निकलेंगे, जो उनके रिफॉर्म्स होंगे, तब वो एक से होंगे। इसको भी थोड़ा इलेबोरेट करें अगर आप तो। देखिए, पता है हमारे जो बैरियर्स बोले जाते हैं ना कि रुकावट जो आती है, रोड ब्लॉक्स, बहुत स्पेशल टर्म है रोड ब्लॉक्स, उसका मेन रीज़न है कि हमने महिलाओं को जो चश्मे से देखते हैं वो सिर्फ रिलीजन है। हमने क्या कर दिया है कि पूरी महिलाओं को जोड़ने के बजाय उनको आइसोलेट कर दिया है। ये तुम्हारा मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो रिलीजन का चश्मा है उसे उतार कर फेंकना होगा। तो अगर हमने फेंका, उसके बाद क्योंकि हमारी फिर समानता की बात होने लगेगी। समझ रही हैं आप कि जब हम किसी चीज़ को हटाते हैं तो फिर समानता आने लगती है। फिर क्या होता है, हम एक मुद्दे को लेकर चलते हैं। तो जो रिलीजन का चश्मा उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आप कहते हैं ना कि वेमेन को, या फिर अगर जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि ये चला हुआ है कि जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है, महिला और मर्द सब एक समान हैं, तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको रिलीजन का चश्मा उतारना होगा। ये हमें सेग्रीगेट नहीं करना है कि ये जो है इस धर्म की महिला का मुद्दा है, ये जो है इस धर्म की महिला का मुद्दा है। तो सबसे पहले मुद्दे को एक, क्योंकि मुद्दे एक ही है हमारे समाज को, और ये समझना होगा कि ये सपोज़ जो हमारी हिंदुस्तानी सोसाइटी है, यानी जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है वो एक है। हमारा जो रिलीजन है वो पर्सनल फेथ है, प्राइवेट अफेयर है। हमने इस चीज़ को बहुत समझना होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं। आप अपने रिलीजन को अपने दायरे में रखो, उसको एज ए पर्सनल अफेयर लो, लेकिन जब बात आती है ना इश्यूज़ की, तो वो एक सामाजिक मुद्दा होता है। ठीक है, डिफरेंट पॉकेट्स की महिलाएं हैं, उनके कुछ अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको इस कलेक्टिव वे में देखते हो तो मुद्दे वही हैं। जैसे डॉरी की बात होती है तो डॉरी सिर्फ हिंदू महिला की प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम महिलाओं की भी है। बहुत सारी मुस्लिम जो ख़वातीन हैं वो बहुत फ़ाइट कर रही हैं। इस्लाम साफ कहता है कि इस्लाम में जो है डॉरी है नहीं, ये सच बात है, लेकिन क्योंकि ये कल्चर का हमारा पार्ट है, हमने ये चीज़ समझना होगा। रिलीजन और कल्चर, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के कल्चर को ही प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उससे स्ट्रगल करते हैं, और उससे महिलाएं कहीं भी अलग नहीं हैं। वो उस मुद्दे का पार्ट है, विक्टिम है और वो सफ़रर हैं।
जी, आपने बहुत अच्छा ये जो है पॉइंट यहाँ पर उठाया है कि धर्म तो व्यक्तिगत मसला हो सकता है जी बिल्कुल, परंतु यदि धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि सामाजिक समस्या एक बन जाती हैं, खासतौर से व्यक्तिगत समस्या बन जाती है महिलाओं के लिए, जिसमें आपने कहा कि एक डाउरी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा उसको धर्म से अगर हम जोड़ते हैं तो आपने कहा कुरान में तो कहीं नहीं, ऐसा सभी स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान में तो दहेज का जिक्र नहीं है, तो फिर कुरान में जब नहीं है जिक्र तो फिर दहेज क्यों, फिर तो दहेज नहीं होना चाहिए जी। इसी तरीके से बाकी मसले भी हैं। तो कैसे इनको सेग्रीगेट किया जाए, कैसे इनका हल निकाला जाए, वो कौन सा माइंडसेट है जिससे कि लोग जब रिलीजन की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, इससे ऐसा ना हो कि हम किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समुदाय विशेष को हर्ट करें। जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चूँकि आप इस पे काम कर रही हैं, शोध कर रही हैं, तो किस तरह से देखती हैं और क्या हमारी एक तरीका क्या होना चाहिए, हमें कौन सा एक रोड जो हमारे लिए वो है वो हमारा होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो यहाँ दो मुद्दे, एक रिफ़ॉर्म की हमने बात करनी है, तो रिफ़ॉर्म की बात करने से पहले हमें मुद्दों को देखना होगा, उस पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शो है वो स्ट्रेस करता है मुस्लिम वुमेन पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम वुमेन यानी महिलाएं हैं उनके मुद्दे भी एक जैसे हैं। जैसे ये नहीं कह सकते कि जो डॉरी का मसला है वो हमारे कल्चर का मसला है, जो आप कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या वुमेन के साथ जो सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो आप देखती हैं तो एज ए कल्चर का मसला है। तो हमें सबसे पहले तो ये रिलीजन का बिल्कुल चश्मा उतारना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर जब इस्लाम का हवाला आता है तो इस्लाम में क्लियरली कहीं नहीं मेंशन है कि आपने डॉरी लेना है। अगर आप प्रॉफिट की पूरी जर्नी पढ़ोगी तो उनके मैसेजेस को पढ़ोगी। मसला ये है रत्ना जी कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। मसला ये है कि हम ओरल हिस्ट्री पे बिलीव कर रहे हैं, यानी कि वन जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को जो इन्फॉर्मेशन यानी जो जानकारी दे रही है हम उस पर बिलीव कर रहे हैं। ये क्या हो सकता है, इस चीज़ को ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमने एक चीज़ को जो पास ऑन चलती आ रही है उस पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन इसका रियलिटी से वास्ता नहीं है। जब मैं कई सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, जैसे एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मुझे भी लगता था कि इतनी सारी चीज़ें हमारे समाज में बुरी हो रही हैं, महिलाओं के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो ये क्या आज हो रहा है? मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन फिर मैंने इस पर बहुत स्टडी करने की कोशिश की। आप यकीन नहीं मानेंगी, मैंने कॉन्टिन्यूअस 6 मंथ सिर्फ ये बहुत सारे मैंने मतलब शोध खंगाले, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई। वहाँ मैंने ये पाया कि ये जो मसला है जो वुमेन के साथ जो आज आपको दिख रहा है, ये मसला आज का है ही नहीं। अगर हम एंशियंट टाइम से देखते हैं तो वहीं से मसला शुरू होता है। अब जैसे आप ये कहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो डोमेस्टिक रोल है वुमेन का वो आज है, क्योंकि खाना पकाना हमारी जिम्मेदारी है, ये एक है ना कि सर्टिफाइड है, ऐसा नहीं है। ये एंशियंट टाइम से ही जो है जो किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वुमेन की ही थी, यानी कि वो चीज़ें चलती आ रही हैं। वही मैं कह रही हूँ कि हम जो है पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। अब टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो होती है कि पहले हमारे पास ये था, अब आईफोन है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें जड़ पर जाने की बहुत ज़रूरत है और उस जड़ को समझने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें पढ़ना है। इस्लाम की जब बात आती है ना कि मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, तो मुस्लिम महिलाएं जो है अपने हक़ हकूक़ के बारे में जानती ही नहीं हैं। वो इवन बहुत सारी जो सरकार है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आई हुई है। आप देखिए कितनी पॉलिसीज़ महिलाओं को पता है, या फिर अगर सिस्टम ने वो पॉलिसीज़ दी हैं तो उसके लिए वो अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रही है। वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी तो सिस्टम की है जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है मिलकर बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो हमें सबको सेग्रीगेट करना है और चीज़ों को समझना है। जी रेशमा जी, जब हम समस्या के समाधान की बात करते हैं जी, तो जब उसमें धर्म आड़े आने लगता है, जैसे कि अगर हम तलाक की बात करें जी, जो महिलाओं के आम मुद्दे जो सामने आते हैं बार बार जी, जिसमें तलाक का मसला है, हलाला का मसला है, या फिर पॉलीगैमी का मसला है, इन सारे मुद्दों को जब भी एड्रेस करने की कोशिश होती है तो वहाँ बात आ जाती है कि ये इस्लाम का मसला है। तो अब इनको कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि आपने कहा रिलीजन जो है वो व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत, मतलब सामाजिक समस्याएं जो हैं जो कि जिसमें एक औरत की ज़िंदगी जो है वो प्रभावित हो रही है, तो उसको न्याय कैसे दिया जाए?
इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है कि देखिए, सबसे पहले कि इस्लाम जो है एक रिलीजन है, ठीक है। उसने अपनी चीज़ें बताई हैं कि आपने ये फॉलो करना है, आपने नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ से अवॉइड करना है, ठीक है। अब क्या हो गया है, क्योंकि लड़कियां जो हैं, ख़ासकर मैं भी अपने आप को भी कहती हूँ, जैसे आपने एक टॉपिक उठाया हलाला का, ठीक है। ये भी मैं भी सुनती आ रही हूँ सेंचुरी से, बीइंग अ मुस्लिम वुमेन मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो लेकिन जब ये अभी जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बहुत बात की, इस मुद्दे को उठाएगा, डिस्कस हुआ, तो ये पता चला कि हलाला जैसे कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुरान में कहीं तो यानी कि आपने क्या किया है। और मेरा तो सवाल उन तंजीमों से है, मुस्लिम तंजीमों से, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम हक व हुकूक की बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने इस मुद्दे पर काम क्यों नहीं किया, या इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई कि भाई हलाले जैसी कोई चीज़ है नहीं। ये खामोशी जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये आज तो क्योंकि मीडिया में ये बहुत बात उछली है, हाईलाइट की गई है, गवर्नमेंट ने इस पे सोचा है, तो ये चीज़ें समझ में आई हैं। मान लीजिए कि ऐसे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए भी हैं, आप देखोगे ऐसी चीज़ें, ऐसी औरतों ने बात कही हैं, अगर वो नहीं कहती, वो बात अपनी आवाज़ नहीं मीडिया तक पहुंचाती, तो ये अभी मतलब ये क्लियर ही नहीं होता कि हलाला जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जी जी। इसी तरीके से बहुविवाह की बात है, या फिर एक फीमेल फिटिसाइड का भी मसला बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आवाज़ ख़वातीन लगातार लोगों के बीच में ग्राउंड पर जाके भी हम लोग काम करते हैं, और वहाँ जब मिलते हैं तो जो महिलाओं की जो समस्याएं सामने आती हैं, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि एक दहेज है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उनमें हलाला भी है, साथ में जो है वो फीमेल फिटिसाइड का मसला है, जिसमें साफ कह दिया जाता है लड़कियों से कि अगर लड़का नहीं होगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये समाज का वो चेहरा है। आपको लगता है कि ये जो इस्लाम फॉलो हो रहा है, ये पैगंबर साहब के इस्लाम से कहीं अलग है? ये वो इस्लाम है ही नहीं। ये वो जो प्रॉफिट यानी मैसेंजर ऑफ गॉड, उन्होंने जो मैसेज दिया है आपको, आपने अगर नॉलेज में ये बात आई होगी तो आपने ये सोचा होगा, उस ज़माने में प्रॉफिट ने जहाँ लड़कियों को जब होती थी पैदा अरब वर्ल्ड में, तो जिंदा गाड़ दिया जाता था, तो उसको अबॉलिश किया, उसके लिए वो खड़े हुए। तो आज जो उन मुस्लिम ममालिक में जो औरतें दिख रही हैं, तो प्रॉफिट ने अगर ये स्टेप नहीं लिया होता, ये रिवोल्यूशन नहीं लाई होती, तो ये मुमकिन नहीं होता। यानी कि इस्लाम और जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, उसने हमेशा औरतों की राइट्स की बात की है। उनकी ख़ुद की बीबी, जो उनकी बीबी खदीजा थी, वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी, मक्का का एक फेमस फेस थी, चेहरा थी। तो आप ये ख़ुद देखें कि आज जब ख़ासकर मुस्लिम महिलाएँ जो है इकनॉमिकली, सोशली, और आप ये देख सकते हैं कि बैकवर्ड, एक तरीके से बोला जाता है कि बैकवर्ड हैं, तो जब उस टाइम पे अगर इस्लाम को आप सही तरीके से फॉलो करोगी, तो जो उनकी वाइफ्स रही हैं, या जो उनकी पहली वाइफ बीबी खदीजा है, वो इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर और डिसीजन मेकर कैसे हुई? क्योंकि जो प्रॉफिट है उनसे राय लिया करते थे, मशवरा लिया करते थे, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, जो पॉलिटिकल वो चीज़ों में थे, तो उनसे मशवरा लिया करते थे। यानी आप देखो कि वुमेन का स्टेटस कहाँ था, बिल्कुल, हमारी लेगेसी क्या थी, और आज हम कहाँ आ गए हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी खोलने वाली एक मुस्लिम महिला ही थी, जो मोरक्को में उसने इस्टेब्लिश किया था। जी, किसको मालूम है? जो स्पिरिचुअलिटी की जो गुरु हैं वो है बीबी फातिमा थी, किसको मालूम है? आप देखें बहुत बड़ी रिफॉर्मर्स जो रही हैं अरब वर्ल्ड में, किसको मालूम है? क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो मुस्लिम महिलाओं की लेगेसी बहुत ज़्यादा है, वो शुरू से ही एम्पावर्ड थी, और उसको सपोर्ट करने वाला जो है वो सारे अच्छे मर्द रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जनरल अगर न्यूट्रल यूँ ही होगा जब मर्द और औरत साथ मिल के चलेंगे। हमारी जो फ़ाइट है, जो हम अपनी बातों को उठा रहे हैं, वो जो हमारी टोटल फ़ाइट ये है कि वो उन लोगों को जो सप्रेस्ड कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं, उनकी मतलब उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि भाई आप सप्रेशन जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन बहुत से मर्द हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो शुरू से कर रहे हैं। बात यही है इन शॉर्ट कि हमने जो है अपनी लेगेसी छोड़ दी है। हमने यही नहीं पता है कि मुस्लिम महिला, अब अगर इंडिया की बात करें, रज़िया सुल्तान
बिल्कुल आपके साथ बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगी। अगर एजुकेशन की बात करें 1800 सेंचुरी में, जहाँ पे एजुकेशन को हमारे हिंदुस्तान में बहुत बुरा माना जाता था, आपको मालूम होगा उस टाइम पे सावित्री फुले देखें और फातिमा शेख ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी दलित कम्युनिटी के लिए एजुकेशन के लिए पहला स्कूल खोला था। तो आप देखें कि कहीं भी वुमेन जो है पिछड़ी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया गया है जिसे मैं ऑब्वियसली कहूँगी ये पैट्रियार्की की देन है। ये बताइए रेशमा जी कि जब इस्लाम महिलाओं को इतनी छूट देता है जी, उनको इतना शक्तिशाली जो है एक दर्जा दिया है जी, वो सारी बातें सामने क्यों नहीं है लोगों के? ऐसा क्यों है? जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है कि ये सामने क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अपनी भलाई जब भी कर सकती हूँ जब मैं अपने राइट्स को जानूंगी। मुस्लिम महिलाओं ने अपने राइट्स को जानना बंद कर दिया है या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, या ये मान के चलते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हमारे साथ ऐसा हाँ होता है। ये मान चुकी हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी या उनसे भी पहले का आप देखिए वो मान चुकी हैं। ऐसा एक नेटवर्क, ऐसा एक फ्रेम तैयार किया गया, भाई तुम यही तुम्हारी लाइफ है, तुम किचन कोर्स में तुम्हारा कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तुम एजुकेशन से क्या करोगी, तुम बाहर जाके क्या करोगी। इस तरह की ऐसे नैरेटिव्स तैयार किया गया कि कई जनरेशन पर जनरेशन लोग भूल गए। महिलाओं ने ये समझ लिया कि नहीं जी यही हमारी लाइफ है, हमारी यही ज़िंदगी है, हमें इसी तरह से जीना है। बिल्कुल यही हमारी ज़िंदगी है और हमें इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को तोड़ा है रिफॉर्म ने। ठीक है, ये कैसे इस चीज़ को तोड़ सकते हैं? अगर मुझे लगा तोड़ें कैसे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है एजुकेशन है। एजुकेशन, जब आप चीज़ों को जब पढ़ोगे तो समझोगे, समझोगे तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे। अगर मैं नहीं पढ़ी होती या मैं चीज़ों को स्टडी नहीं की होती, मैं तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मुझे, मैं वुमेन फील्ड पे काम कर रही हूँ। मैं बहुत ये नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से मिलती हूँ, मैं हर तरह की औरतों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यह हमारा सामाजिक मुद्दा है। और हमें सबसे पहले ये एक भ्रम तोड़ना है कि हम एक हिंदुस्तानी महिलाएं हैं और हम एक हैं, और हमें ये बोलना है कि हम सिस्टरहुड में हैं, क्योंकि हम तभी हमारे अंदर यूनिटी आएगी। वाह जी, ये बहुत अच्छी बात ज़रूरी कही है। आपने। सिस्टरहुड बहुत अच्छा टर्म है ये, यानी महिला के लिए, महिला फॉर वुमेन। तो ये बहुत बड़ी बात है। तभी हम एक समानता की दृष्टि से देख पाएंगे, तब महिलाओं की समस्याओं को हम एक ही चश्मे से देख पाएंगे, उनका सोल्यूशन भी एक ही निकलेगा जी, जो कि शायद आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक और जो बात आती है कि एक तो ये बात हो गई कि हमने सही तरीके से किस तरह से कुरान का हवाला दे दे के गलत बातें पेश की, जबकि उसका सही तर्जुमा हमने पेश नहीं किया। तो आपने एक तरह से अंधेरे में रखा, ख़वातीन को अंधेरे में रखा, सदियों से रखा। और उनका आपने कहा कि उनको यही बता दिया गया कि यही आपका मुस्तकबिल है। हाँ, यही आपका मुस्तकबिल है। वो उन्होंने मान भी लिया, क्योंकि आप बहुत गहराई से इस पे काम कर रही हैं और लगातार मिलती रहती हैं। क्या कहती हैं महिलाएं, क्या मान लिया उन्होंने, किस चीज़ को वो मानती है कि ये मेरी बस यही ज़िंदगी है? जी, जब मैं बहुत ही रिमोट एरिया में भी कवर करती हूँ, अर्बन में भी जाती हूँ, तो उसमें मैंने ये पाया, वो ये कहती हैं कि यही नसीब है, नसीब को कोसती हैं, क्योंकि वो ख़ुद को बहुत लाचार महसूस करती हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि सबसे पहले तो आप चीज़ों को समझो। हमारी पता है क्या गलती है कि हम जो कहते हैं इस्लाम का कहते हैं, हमारे पास इतनी प्यारी बुक है जिसको हम कुरान शरीफ कहते हैं, हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया है, समझना छोड़ दिया। अगर आप बारीकी से गौर करें, लेकिन वो सिर्फ एक उसको आजकल तो कम भी पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं, तो समझना छोड़ दिया है। हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी की उर्दू है, हमारी अपनी अपनी भाषा है, और कुरान शरीफ जो है उर्दू में नहीं है, अरबिक में है, उसके ट्रांसलेशन मौजूद हैं। तो मैंने भी जो कुरान पढ़ी है, कुरान शरीफ मुझे भी यही पढ़ाया गया, कहते हैं ना दीन पढ़ाया गया, तो मैंने अरबिक में पढ़ लिया। मैंने फिर अब थोड़ा बहुत पढ़ना समझना, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज नहीं थी अरबिक, तो मैंने अब उसको उर्दू में या इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया है। तो मुझे चीज़ें समझ में आई है कि बहुत सारी खूबसूरत और एम्पावर करने वाली चीज़ें हैं, गाइडेंस करने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है, अगर चाहते हैं रियल रिफॉर्म और इस्लाम को समझना, तो आप जो है उसकी बुक को अपनी भाषा में पढ़ें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें इस चीज़ को समझना, ताकि आपको धर्म का हवाला देकर जी आपको दबाया ना जा सके। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं है, तो
एक्चुअली क्या होता है ना, जब रिलीजन की बात आती है तो हम बचते हैं कंट्रोवर्सी से, और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए रास्ता यही है कि हमने पता नहीं है उस चीज़ पे, जाहिर सी बात है उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते, पोलीगेमी के बारे में बस सुना है, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आपने क्या कभी तलाश की है कि ये इसका तरीक़ा क्या है। जैसे एक क्वेश्चन मुसलमान औरतों पे यही है कि भाई आपके यहाँ पोलीगेमी प्रैक्टिस होती है, तो कितनी मुसलमान औरतों को पता है कि पोलीगेमी जो ये चीज़ हमें अगर मतलब अवेलेबल है ये, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम नहीं जानते कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो भाई जो चीज़ आपके साथ हो रही है उसके बारे में आप जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। जब बहुविवाह की बात होती है तो चूँकि ये इस कदर इसे जोड़ दिया गया है कि इससे शायद हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का बन गया है कि लोग उसको कहते हैं कि तो आपके धर्म में अलाउड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई महिला शिकायत लेके भी पहुंचती है तो जी, महिलाओं को भी नहीं मालूम कि वाकई क्या है, तलाक हो जाता है, छोड़ देते हैं, दूसरी शादी हो जाती है, या बहुविवाह है तो एक शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली बिना तलाक दिए। ये सब जब मसले आते हैं वहाँ इस्लाम का हवाला देकर लोग बच के निकल जाते हैं। क्या होना चाहिए? जी, ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस्लाम का हवाला देख के हर कमज़ोर इंसान बचता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो चीज़ें हैं नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, आपको सही तरीक़ा नहीं पता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मुस्लिम महिलाओं के साथ, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि इसके हल भी हैं। तो आपके जो ये मंच है, जो आप वुमेन मैटर्स का एक शो लेकर आ रही हैं, इस मंच के ज़रिए एक बेहतरीन और शानदार आप कोशिश कर रही हैं कि हम सिर्फ महिलाओं की इश्यूज़ की बात ना करें, उनकी चैलेंजेस को बात ना करें, हम साथ में सलूशन प्रोवाइड करें। इसीलिए मैं बहुत खुश हुई हूँ कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिला है महिलाओं को, जो अपने मुद्दे को उठा सकेंगी, जो अपने चैलेंजेस को बता सकेंगी, और साथ में आप सलूशन यहाँ प्रोवाइड इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। रेशमा जी, ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ कि धर्म का एक वो तर्जुमा पेश किया गया, कुरान का वो तर्जुमा पेश किया गया जो पितृसत्तात्मक समाज को सूट करता था, जी, सूट करता आ रहा है, और वही पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। वो गिने चुने जो लोग हैं उन्होंने उसको मान लिया है और वो पूरी सोसाइटी को रूल कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इसमें मैं गलती जो मानती हूँ अपने मुस्लिम तंजीमों को मानती हूँ, क्योंकि देखिए जिसके पास पावर होती है वो स्टेप लेता है, वो हक की बात करता है, वो करना चाहिए, करता है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूँ, उसे करना चाहिए। जब आपकी तंजीमें इतनी बड़ी हैं, आपके पास वो राइट्स हैं कि आप बहुत सारे मुद्दों पे बात कर सकते हो, आप नहीं करते हो। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसी क्यों खामोशी छाई हुई है। आपने तंजीमों में सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात यही है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को समझ में आएगी महिलाओं का उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद क्योंकि इतना डिस्कशन हो चुका है कि शायद कुछ पॉकेट्स में महिलाओं को रखा जा रहा है, लेकिन बहुत कम। बड़े बड़े पोजीशंस पे आपको उन तंजीमों में महिलाएं नहीं देखेंगी। ये बहुत बड़ा मेरा मुद्दा है, तो मैं आवाज़ उठाऊंगी उसके लिए, समझ रही है ना। मेरा मुद्दा मतलब महिलाएं ही महिलाओं की बात को समझेंगी। जो मेरी समस्या है उसकी चुनौतियां मैं जानती हूँ, उसका हल मैं जानती हूँ, और वो हल मैं आपको बताऊंगी भी, पेश करूंगी कि भाई इसका ये हल है, ये निकालिए। जी बिल्कुल। तो इन तंजीमों में बहुत अरसे तक महिलाएं मिसिंग रही हैं, सारे ओहदों पे मेल रहे हैं और हैं भी। तो मसला क्या आ रहा है कि वो आपकी महिलाओं के मुद्दे को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, मैं जो खिताब लिखूंगी अपने माइंडसेट से लिखूंगी, मेरा एक अपना परसेप्शन और अपना रिसर्च होगा। मतलब सपोज कि मैं मर्द हूँ और मैंने फिर अपनी कुछ बातें तो मैं ज़रूर डालूंगी जो मेरा परसेप्शन होगा। तो यही तो मुद्दा है कि जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं वो हमारे इश्यूज़ को नहीं समझ सकते। उसके लिए वुमेन विंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही, अगर रिफॉर्म लाना है तो वुमेन विंग्स का डालना हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर अब मुस्लिम तंजीमों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालना होगा, वरना अगर आप रिफॉर्म की बात कर रहे हो या फिर कह रहे हो कि ये मुस्लिमों के मुद्दे हैं, मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे हैं, तो आप हल क्या दे रहे हो?
बिल्कुल। आप अपने माइंडसेट से दोगे। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा कुछ जगहों पे ऐसा काम भी हो रहा है जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो अब कुरान को पढ़कर और काजी भी बनी हैं जी। और वो उसके जो है वो हल निकाल कर दे रही हैं। तो इस तरह के काम भी हुए हैं। इनको कितना जो है वो एक्सेप्टेंस मिली है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। हमारा जो आज जो हमें जिस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है विमेन मैटर्स, हम यही चाहते हैं कि हम उन मुद्दों को सीधे सीधे महिलाओं की नज़र से देखें। यानी वो महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए, तो वो जो है हम उसी नज़र से देखकर और उसका सोल्यूशन पेश करें। जी, हम ये चाहते हैं। और ये सोल्यूशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये एक सवाल है। ये सोल्यूशन, क्योंकि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लोकतांत्रिक देश है, यानी कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक सेक्शन की महिलाओं को दिया है, उसने हिंदुस्तानी महिलाओं को दिया है ये राइट्स। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास बेस्ट गिफ्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमें इधर उधर और रिलीजन के चश्मे को छोड़कर हमें अपने हक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए समझना होगा कि यही हमारी शक्ति है और यही हम इसी के थ्रू रिफॉर्म आ सकता है। क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर हमने थोड़े से, मैं कह रही हूँ चंद प्रोविजंस का इस्तेमाल कर लिया तो सोच ले हमारे आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे। हमें लीगल इश्यूज जो बहुत सारी वुमेन महिलाएं जो स्ट्रगल कर रही हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें दिया है, लेकिन पता कितनों को है, वही बात है। उस पे तंजीमों को भी काम करना है कि भाई ये मुद्दे हैं। और सबसे पहले उनको वुमेन को, मैं बार बार यही कहती हूँ कि वुमेन को रिलीजन के चश्मे से देखना छोड़ दें। अगर आप जो है रिफॉर्म की बात हम कर रहे हैं समाज में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव तो सभी करते हैं और हमारे पास इतना बेस्ट गिफ्ट है। तो अब ये है कि हम उनमें से जो हमारे लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उसका हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो हम नहीं करते। रेशमा जी, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि हमारे पास संविधान है, हम संविधान के मुताबिक चलें जी, लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ जब दोहरी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे अभी ऐसे मसले चल रहे हैं, तलाक़ के हसन के केसेस चल रहे हैं जिस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। मुझे इंसाफ चाहिए में बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो अपनी समस्या लेकर आई, जिसमें कि दो तरह से चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारा संविधान है और दूसरी तरफ कुरान के हवाले से है। अब ट्रिपल तलाक बैन हो गया है तो तलाक़ हसन चल रहा है, तो अब वो दूसरे तरीके से तलाक दिया जा रहा है कुरान के हवाले से, और उसमें कहा जा रहा है कि जी हमने दे दिया आपको। महिलाएं परेशान है, वो कहती है मुझे किसी एक तरीके से, मुझे कहीं या तो आप कुरान के ही हवाले से मुझे दीजिए और या फिर मुझे आप लीगल तरीके से दीजिए। तो ये जब दोहरी चीज़ें आ जाती हैं तब भी मुश्किल पैदा होती है। आपको लगता है कि इस पे भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ न्यायपालिका भी हटती है कुछ करने से। वहाँ जब पुलिस में जाती है महिलाएं शिकायत लेके, तो वो भी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें भी जानकारी नहीं होती, तो कहते हैं आपके समाज में तो शायद ऐसा ही होता है, भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ ये मुश्किलें आती हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से अगर मुस्लिम महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये सवाल जो पूछा है, तो सबसे बड़ा मसला तो यही है कि तलाक को लेकर क्लैरिटी नहीं है। और तलाक के लेकर जो क्लैरिटी नहीं है, जैसे अभी तलाक हसन की आपने बात कर दी, पहले जो है ट्रिपल तलाक हो जाया करते थे कि आपने व्हाट्सएप कर दिया या फिर आपने कोई एक नोटिस भेज दी, तलाक हो गई। लेकिन अगर इस्लामिक, यही बात है कि हमने पढ़ना छोड़ दी, इस्लामिक तरीके से देखेंगे तो बहुत जो है डिफ़िकल्ट है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि इंस्टेंट तलाक हो गया। वुमेन ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं ये है। कुरान में ये मेंशन है। हाँ। ये प्रॉफिट के अगर वो देखेंगे, प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जो मुस्लिम जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, वो प्रॉफिट के बातों को मानते हैं, भाई मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो आप ये देखो ना कि हमने क्या किया है कि तलाक को सिंप्लीफाई नहीं किया है, ठीक है। और तलाक का अगर आप जैसे कि शरिया के हिसाब से चलेंगे तो तलाक इतना आसान है नहीं, ठीक है, उसके लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं। और तलाक जो है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं, क्या मर्द भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अगर वो इस्लामिक तरीके से किसी को डिवोर्स देना या देना चाहती हैं तो क्लैरिटी नहीं है। मर्दों ने, यही मैं कह रही हूँ कि एक पैट्रियार्कल एक हवा बना रखा है कि इंस्टेंट तलाक 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 और हो गई तलाक, और जो सालों से चलता आ रहा था, वो गलत है, लेकिन वो चला आ रहा था और वो पॉसिबल ही नहीं है। जी, लेकिन अब जब हम संविधान के मुताबिक जब हमने उसमें आया तो महिलाओं को कम से कम एक तरह के तलाक से राहत मिली।
जी, मैं यही कह रही हूँ कि जो हम क्योंकि हमारे लिए एक बेनिफिट ये है कि हम एक जो हम हिंदुस्तानी महिलाएं हैं वो एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहती हैं, ये हमारे पास बेनिफिट है। और अगर हम जो जैसे कि जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर जो तलाक भी है, सबसे पहले तो मुसलमान औरतों को ये करना होगा कि अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराएं, हर चीज़ को लीगल फ्रेम में लाएं, क्योंकि देखिए कोर्ट कचहरी से सब डरते हैं, ये बहुत बड़े लफड़े की चीज़ है भाई, कौन दौड़ना चाहता है। बिल्कुल, तो यही है। और ये इसकी जिम्मेदारी मैं ये कहूँगी पेरेंट्स की है। अपने बच्चों को जब आप हिफाजत के लिए सबसे पहले कोशिश करो कि आप अपने जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर रजिस्टर्ड मैरिज करें, मतलब ये निकाह ही होती है लेकिन उसको लीगल फ्रेम में लाएं। और अब तो दिल्ली सरकार भी इस बात को स्ट्रेस कर रही है कि जो है वो बहुत ज़रूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन, आप लीगल फ्रेम में आ गए तो जब डिवोर्स भी होगा तो ये जो इंस्टेंट और ये और तलाक हसन, ये जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगी। भाई आपको डिवोर्स भी लीगल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये विमेन के सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, लड़कियों को इससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि अब जब आप लीगल मैटर्स में जाओगे तो आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाएगा, प्रोविज़न आ जाएगा, आपको बेनिफिट्स में मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें क्या करना होगा, मुझे लगता है आपके प्लेटफॉर्म से हमें एक एक मुद्दे को टच करना होगा। अच्छा, जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं। देखिए अभी जो देख रहे हैं, जिस तरह के जो मामले अभी हम तलाक के मसले देख रहे हैं, जिसमें लड़कियां लगातार हमें फ़ोन करती हैं, लगातार वो ऑडियो मैसेजेस भेजती हैं कि देखिए हम किस तरह से फंसे हुए हैं। हम वो दिल्ली की बात है, ये राजधानी है देश की, यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं वो, जिनके पति भी जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, पर उन्होंने कुरान का हवाला लेते हुए, शरिया का हवाला लेते हुए तलाक दे दिया, तलाक हसन दे दिया, और अब जो है वो मसला फंसा हुआ है। बेनज़ीर हिना का एक केस है जो कि अभी जो है वो सब जुडिस है, पर ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ये जब बात आती है, जैसे आपने कहा कि जब सब कुछ लीगल हो जाएगा, संविधान के दायरे में हो जाएगा, तो फिर जो है वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा ना, अपनी लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा लड़की के लिए। हमने होशियार बनना है, बेवकूफ़ बहुत बन गए। हाँ, होशियार क्यों बनना है? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ अवेलेबल है, ऐसे प्रोविज़न, ऐसे जो चीज़ें अवेलेबल है, मर्द इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उन मर्दों को नहीं कह रही हूँ कि जो बहुत अच्छे हैं, बहुत वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख रही हैं, आपके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा होगा। बहुत सी औरतें कामयाब है, उसमें मर्दों कहाँ थे? ख़ासकर उन मर्दों के लिए है जो वुमेन को ख़ासकर तलाक को लेकर बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो बहुत, जैसे आपने इनकी बात करी, दरबदर हो रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के लिए हमें जो है सबसे पहले लड़कियों को बहुत जो है चालाक होना पड़ेगा। उनको क्या करना होगा, उनको कोशिश करनी होगी कि हम अपनी चीज़ों को लीगल तरीके से लाएँ, क्योंकि सोल्यूशन यही है। वरना तो जो अब शरिया की जो भी बात कर रही हैं तो वो भी एक लॉ है, आपके पास पर्सनल लॉ है, तो आप, और मुझे लगता है कि वही ना बात हो गई कि तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही हैं, या इन्होंने काम इस तरह से किया ही नहीं है कि वुमेन उस पर ट्रस्ट करें और जाके लाएं, जाके। ये इतना आसान नहीं है औरतों को तलाक देना, लेकिन ये आसान बना दिया गया है, और बनाया ऐसा गया है कि अब यही लगता है कि यही चीज़ होती है हमारे साथ, यही इस्लाम है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। वो ट्रू इस्लाम लोगों के सामने कैसे लाया जाए, कानून के भीतर कैसे आए चीज़ें, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार लेने के लिए इतना छटपटाना ना पड़े, इतना परेशान ना होना पड़े, और कैसे वो चीज़ें हम सामने लेकर आए महिलाओं के माध्यम से ही, ताकि जब कोई भी प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, ये जब सब उन मुद्दों को जब छुएं तो उन्हें वो सिर्फ एक नज़र, उस नज़र से देखें कि ये एक महिला है, जी, ये एक इंसान है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर ऐसा नहीं देखेंगे तो वो महिला, उसको सालों लग जाएंगे, शायद उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, उसको न्याय नहीं मिलेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाहे कोई भी हो, वो पुलिस के चक्कर से और कोर्ट के चक्कर से बचना चाहता है, क्योंकि क्या है, हमारे सिस्टम की भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक जो हमारे मैटर्स है वो इंस्टेंट सोल्यूशन पे नहीं आ रहे, कई साल लग जाते हैं। तो वो जो चक्कर काटना पड़ता है, उसमें आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और फ्रस्ट्रेशन होती है। कई सारे, जैसे इन केसेस, या आप भी बहुत सारे केसेस को डील करती हैं, उसमें ये आप देखती होंगी कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। वो अगर आ भी रही हैं, लीगल फ्रेम में एक्शन लेना भी चाह रही हैं, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल।
तो ये तो पूरा सिस्टम ही जो हमारे ये चल रहा है ना, ये सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो सबको एक साथ हमें सरल बनाना है, बहुत सरल बनाना है। हमने अपने मुद्दों को समझना है और फिर उसके बाद से जो भी सिस्टम में प्रोविज़न है, जो जैसे एजेंसीज़ हैं, उनको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जब सब मिलकर काम करेंगे तभी रिफॉर्म आएगा। एक ने रिफॉर्म की कोशिश की, दूसरे ने सपोर्ट नहीं किया, तो कैसे चलेगा? ये बहुत ज़रूरी है ना। जहाँ पे जैसे सपोज़ करें कि ये जो वुमेन की आप बात कर रही हैं, जो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, अगर ये अपने मैटर्स को लेके जो है कोर्ट में जा रही हैं, तो कोर्ट को भी इसको जल्दी जल्दी सुनवाई डालनी पड़ेगी। अब पता चला कि 5 से 10 साल लगे एक डिवोर्स में, और तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? एक औरत जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो कैसे बेयर करेगी? कैसे जब वो मसले फंस जा रहे हैं कोर्ट में जाके, जब उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो वहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है, एक कुरान के हवाले से आ रहा है, दूसरा लीगल उस पे आ रहा है। अब लड़कियों को मालूम ही नहीं, कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको ये नहीं मालूम है, वो कहती है मेरा तलाक हुआ है कि नहीं, ये मुझे बता दो। ऐसे ये सवाल है। अब बताइए इसको, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये बहुत, उसको अपने बारे में नहीं मालूम, और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं जो कि पति ने छोड़ दिए हैं। ये ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं। जी जी जी। तो ये तो एक पूरी तरीके से मानवीय आधार पर देखने वाली बात है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की भी बात है। वो दर दर भटक रही हैं अपने बच्चों को लेकर। ये हमारे देश का भविष्य है बच्चे, और ये महिलाएं ऐसा लग रहा है किसी ट्रैप में हैं। ट्रैप है ये, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या है, और इसमें कमज़ोरी उन महिलाओं की नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि वो महिलाएं जो है वो उनकी कमज़ोरी है, वो दरअसल हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है, हमारे इंस्टीट्यूशन की कमज़ोरी है कि आपने इन मुद्दों पर काम टाइम पे क्यों नहीं किया, आपने इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं लाई कि वो समझ सकें कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने बोला कि बहुत सी महिलाओं को यही नहीं पता है कि तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसी आपको बहुत मिल जाएंगी। ये तो आप चंद लोगों से बात कर रही हैं, लेकिन वो सरल हो जाएगा अगर संविधान के हिसाब से चले जाएं। जी देखिए, सब कुछ लीगल हो जाए, ये सारी चीज़ें मुमकिन है। देखिए 2 यहाँ पे सूरत आ रही। एक तो ये है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा। उसके लिए अपना एक विमेन विंग का जो डिपार्टमेंट है, उसमें सारे ये इश्यूज़ को वहाँ पे रजिस्टर करें, कंप्लेन दायर करें। ये पॉसिबल जब होगा जब आप कंसीडर करोगे, और फिर आपको ये ट्रस्ट दिलाना होगा कि जो है लीगल तरीके से, फिर उसको लीगल वे में लाएं कि इसका सलूशन हम दे रहे हैं, प्रोविज़न दे रहे हैं, और बहुत लंबा ना खींचें। और बेहतर होगा कि सारी चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेके करें। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे प्रोविज़न्स हैं आपके पास। हिंदू लॉ है, आप देख सकती हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सारे रिलीजन का ही है। तो आप उसी फ्रेमवर्क में काम अगर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन भी है। आपको नहीं है कि भाई आपको डिफरेंट वो में जाना है। जैसे कि आप उसका देख लें, 1985 का जो वो इशू था, आपको याद है ना, सायरा बानो केस, शाहबानो का, सॉरी, तो वो मेंटेनेंस का था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे जो एक्शन लिया गया वो किस में आया? हिंदू में आया, हिंदू मैरिज एक्ट, नहीं सॉरी, हिंदू क्या जो कोड बिल है शायद, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे, तो उसमें आया, तो मेंटेनेंस मिली। ये जाहिर सी बात है, एक 70 या 80 साल की कोई महिला या 60 साल की है और उसका डिवोर्स होता है, वो कहाँ जाएगी? उसने सारा टाइम तो इन्वेस्ट अपने पति के घर में किया है, आप ऐसे दरबदर नहीं कर सकते हो। तो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे पास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी पावर है, ख़ासकर हर कौम की महिलाओं के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, बिल्कुल पावर है, बिल्कुल। और अब महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सिस्टरहुड को जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट है। ये ग्लोबली कॉन्सेप्ट है कि हम सब एक साथ खड़े हों, इश्यूज़ पे खड़े हों। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर बाहर में जो इश्यूज़ जो आ रही हैं, वाइट वुमेन का बहुत बड़ा इशू है, तो हम उनके हक के लिए भी खड़े हों। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा, अच्छा रेशमा जी, जैसे आपने कहा कि ये सिस्टरहुड की बात तो बहुत अच्छी है और इसमें सब महिलाओं को जो है वो साथ आना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। बिल्कुल, हर महिला को एक दूसरी महिला के लिए खड़े होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि देश काल परिस्थिति के मुताबिक बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्वीकार करनी चाहिए। अब जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म्स तो सभी देश अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं जी। सऊदी अरब ने हज के लिए जो महरम की अब ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, महिलाएं अकेले जा सकती हैं। जी बिल्कुल। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, हाँ, सऊदी अरबिया जैसी कंट्री, आप बताइए, इस्लामिक कंट्री, हाँ, तो अगर वो कर रहे हैं तो हम कहाँ पीछे? हम तो पीछे रह गए। हम बिल्कुल पीछे रह गए, क्योंकि हमने दिमाग खोल कर नहीं रखा है अपना।
क्योंकि हम अभी भी उसी चश्मे से देख रहे हैं चीज़ों को। जी, एक्चुअली जो है हमारा जो माहौल है पूरा, वो दो तरीके से, एक तरफ हम बहुत सी महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हैं, दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, क्योंकि वो अपने हक़ हक़ूक़ की बात नहीं जान रही हैं। तो यही इसलिए मैंने बोला कि जब महिलाएं एक साथ सब मिलकर आएंगी, एक साथ मिलकर एक मंच पे काम करेंगी, और वो छोड़ दें जाति धर्म ये वो सब छोड़ दें, बस ये सोचें कि महिलाएं, उसका कोई जाति धर्म नहीं है, आबादी हैं, ये समझ के यूनाइट हो जाएं तो बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। एक कैंपेन ऑनलाइन ट्विटर पे चला दें, और मेरे ख़्याल से, क्योंकि हाँ, एक स्टडी है जिसमें आपने गौर किया होगा कि महिलाएं जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़र्स मर्दों से ज़्यादा हैं। अच्छा जी, ये सच है, और ये स्टडी है। तो आप सोचिए कि अगर वो ज़्यादा हैं और वो चंद मिनट लगा के एक कैंपेन चला दें और वो सारी महिलाएं उसको जस्ट लाइक कर लें, तो कितना प्रेशर हो सकता है सिस्टम में। आप देखिए ईरान का केस, बिल्कुल, ईरान इतना बड़ा उदाहरण है सामने, बहुत, जहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, पूरी दुनिया ने उनका साथ दिया। जी, क्योंकि अब सब मसले ग्लोबल हैं, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब सब आपके तक सीमित नहीं है। तो वो सब महिलाएं, जो आपने जो बात कही वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी। तो अब अगर हम फिर से सॉल्यूशन की तरफ जाएं, इस्लामिक देशों में रिवोल्यूशन आ सकता है, तो हम अपने मुद्दों के लिए रिवोल्यूशन क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल सही बात। हमारे पास तो प्रोविजंस हैं, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास हमारा संविधान है, और संविधान ने सबको समानता के अधिकार दिए हैं। तो हम तो बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। जी, और एक जब आपने एक सवाल किया था बीच में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहले जो ये कह रही है ना कि लोग जो है रिलीजन के नाम पे सोचते हैं कि आपका मसला है, आपके केस को नहीं लेंगे, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये एक महिला का मसला है और महिला का मसला है, और इसको हल निकालना है तो आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ डर होता है उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि हम कुछ भावनाओं को आहत कर दें, किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत ना कर दें, या हम पर कोई ना आ जाए, तो वो टच करने से लोग जो है वो बचते हैं। पर अब उस चीज को खत्म करना पड़ेगा, आपको लगता है? आप उस महिला की भावना को आहत नहीं कर रहे हैं, जो एक होप के साथ आपके पास आई है कि आप उसको हक दिलाएंगे या उसकी बात सुनेंगे। तो महिला की बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। और ये जो डर है ना, ये डर जो आपके अंदर बैठा है कि हम किसी एक जो है समुदाय को अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो वो समुदाय नाराज़ हो जाएगा, तो नाराज़ होकर क्या कर लेगा? ये डर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो रिफॉर्म आती है, तभी तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपने जो बात कही उसका लबोलुबाब ये है कि आपको जो है वो खुद अपने अधिकार लेने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, और अधिकार देने वालों को भी मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल, न्यायपालिका को भी ये सोचना पड़ेगा, उसको बहुत मानवीय आधार पर सोचना पड़ेगा, उसे भी डर अपना ख़त्म करना पड़ेगा। वो सीधे तौर पर चीज़ों को उस नज़रिए से देखिए। अगर कोई औरत वहाँ हक मांगने के लिए आई है, अपना अधिकार मांगने के लिए आई है कानूनी तौर पर, तो न्यायपालिका को उसको उसी तरह से देना पड़ेगा, और न्यायपालिका को उसकी बात सुननी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस चीज़ के लिए बहुत देरी ना करें। आप बहुत टाइम लगा देते हो जस्टिस देने में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर कोई महिला जो है आप तक आ रही है, तो सोचिए वो बहुत हिम्मत करके आ रही है, तो आप उसको मायूस ना करें रेशमा जी। लेकिन फिर हम कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? हमने इतना बड़ा डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। जी बिल्कुल, पर इसका हल कैसे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, जो अगर इस चीज़ का बेहतरीन हल है कि आप क्या करें, जो महिलाएं हैं वो आवाज़ उठाएं। हाँ, क्योंकि चुप्पी अगर मार ली ना बहुत देर तक, तो फिर वो गुनाह बन जाती है। आप गुनाह ना करें। वाह, बहुत अच्छी बात कही कि चुप्पी गुनाह बन जाती है। आप जब जुल्म सहना शुरू कर देते हो तो वो बढ़ जाती है। आपको कभी लगता है कि जुल्म आपने देखी और अपने बर्दाश्त कर ली तो वो कम हो गई? वाह, देखिए, आवाज़ ख़वातीन का हम लोगों ने जो जब ये तैयार किया, तो उसमें हम लोगों ने 2 लाइन जो है जो सोची थी, जो आज मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि सिसकियाँ समेट कर अब हौसला बना लो, सिसकियाँ समेट कर अब हौसला बना लो, हम आवाज़ बने हैं, तुम बस कदम उठा लो। ये बात आज जो चर्चा हुई रेशमा जी के साथ, उसका लबोलुबाब यही है। और हम सब महिलाओं को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है, और एक दूसरे के अधिकारों की बात करनी है सम्मिलित तौर पर। शायद तभी हम न्याय एक दूसरे को दिलवा पाएंगे, और हम उन सारी चीज़ों से, उन सारे डर से,
और उन सारे जो एक तरह से जो हमारे आसपास एक ताना बाना बुन दिया गया है अलग अलग चीज़ों का, उस जाल से बाहर आ पाएंगे। रेशमा जी, आप ये बताइए कि आपकी तरफ से मैं एक मैसेज चाहती हूँ अपने दर्शकों को, महिलाओं को आप अपील करें कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें, क्योंकि हौसले की बात है, अपने हक के लिए खड़े होने की बात है। और जिन लोगों से हम सवाल कर रहे हैं, तंजीमों से सवाल कर रहे हैं या सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि आप भी आगे आइए, हक दिलाने के लिए आगे आइए। हम हक चाहते हैं, पर आप भी आगे आइए हक दिलाने के लिए, देने के लिए। जी जी, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ, जो मैसेज देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म यानी वुमेन मैटर्स, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी बातों को रखें, वो इश्यूज़ को रखें और वो किस तरह की चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं उसको रखें, क्योंकि ये एक मंच जो है, ये आवाज़ ख़वातीन की जो पहल है, इसमें इनकी कोशिश है कि वो सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि जो चैलेंजेस हैं उसके क्या रास्ते हो सकते हैं, उसे कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है, उस पर गौर करेंगे। मैं महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं सभी महिलाओं को बोल रही हूँ, ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं को नहीं, मैं सभी महिलाओं को बोल रही हूँ कि आप आवाज़ उठाएं, अपनी बात रखें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को लीगल वे में हल करने की कोशिश करें। और मेरी गुजारिश रहेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेरे ख़्याल से जो न्यायपालिका है, कि वो जब महिलाएं बहुत मुश्किल से अपने इश्यूज़ को लेकर आप तक चल के आ रही हैं, तो आप उनको सपोर्ट करें, एड्रेस करें और उन्हें ये हिम्मत दिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि देश का विकास जब ही मुमकिन है जब आप सभी का साथ होगा और महिलाएं जो हैं वो एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे आ सकेंगी। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात कही कि देश का विकास तभी हो सकेगा जब आधी आबादी का विकास होगा। जी, वाकई। तो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं का भी उसी तरीके से विकास हो जिसकी वो हकदार हैं। आपसे हम अपील करते हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं आपकी समस्याएं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें लिखें, बताएं कि ये वो मुद्दे हैं, ये वो चुनौतियां हैं जिनका हल निकलना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए। और इसके लिए एक मुहिम की ज़रूरत है। हमारी यही अपील है कि आप आवाज़ ख़वातीन की मुहिम से जुड़िए विमेन मैटर्स में, क्योंकि विमेन मैटर्स। बहुत शुक्रिया।